हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल एडू रोही पर। मैं आपका अपना विजय भारत आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है, हम डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस किया करते हैं विद एमसीक्यूज। आज 30 मार्च शनिवार के दिन आप सभी का स्वागत है अपनी इस करंट अफेयर्स की सीरीज सुप्रभात सीरीज में। चलिए जी, पहली न्यूज की तरफ हम चलते हैं। और ये पहली न्यूज इलेक्शन कमीशन से संबंधित है, यानी कि भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित है। जैसे कि आपको पता है, अभी चुनाव होने वाले हैं और ईसीआई ने ये नोटिस जारी कर दिया था। तो जब लोकसभा के चुनावों की घोषणा की थी ईसीआई ने, उसी समय एक एप्लीकेशन भी उन्होंने लॉन्च की थी। उसका नाम है सी विजिल ऐप। इस सी विजिल ऐप का मुख्य उद्देश्य यही था कि जो ये चुनाव होने वाले हैं वो फेयर तरीके से हो और इसमें किसी प्रकार का प्रलोभन ना दिया जाए किसी भी पार्टी के द्वारा। ठीक है। और डिजिटली जो तकनीक है उस तकनीक का प्रयोग करते हुए हम किस प्रकार से एक स्वतंत्र, निष्पक्ष और प्रलोभन मुक्त चुनाव करवा सकते हैं, यही उद्देश्य था ईसीआई का। इसीलिए उन्होंने ये सी विजिल ऐप जो है वो बनाई। अब ये जो सी विजिल ऐप है अभी बहुत फेमस हो रही है लोगों के बीच में। और इस पर क्या है, लगभग 79,000 यानी कि 79,000 जो केस हैं, यानी कि शिकायत से संबंधित, वो भेजे गए हैं लोगों के द्वारा। और इसमें 90% केसेस को सोल्व कर दिया गया है भारत निर्वाचन आयोग, ठीक है, उनसे संबंधित। तो अब जब बात करते हैं भारत निर्वाचन आयोग का ये सी विजिल ऐप लोगों के हाथ में किस प्रकार से ये इफेक्टिव रहेगा, तो जो ये बनाई गई है चुनाव आचार संहिता जो लागू की गई है, जिसे हम कहते हैं इलेक्शन कोड, है ना। तो किस प्रकार से कोई पार्टी इसका जो पालन कर रही है या नहीं कर रही है, ये सारी की सारी जो बातें हैं यहां से निकल कर आएंगी। टोटल अभी तक जब से ये लॉन्च हुई है, यानी कि जब से जनरल इलेक्शन 2024 अनाउंस हुए हैं, उसके बाद से 79,000 कंप्लेन मिल चुकी हैं और 99% कंप्लेन्स का निपटारा भी हो चुका है। अलग अलग सेक्टर में हमें ये देखने को मिलती है। लगभग बात करें 58,500 कंप्लेन किससे संबंधित हैं, तो ये है अवैध होर्डिंग लगाए गए हैं, इलीगल होर्डिंग्स लगाए गए हैं, बैनर लगाए गए हैं। तो ये लगभग टोटल का 73% बनता है, ठीक है। और लगभग 1400 से ज्यादा कंप्लेन वो हैं जिनमें हम कह देते हैं ना कि पार्टी पैसा दे रही है, उपहार दे रही है, शराब बांट रही है ना। तो इस प्रकार की भी केस जो हैं वो देखने को मिले हैं। लोगों ने इस प्रकार की भी शिकायतें की हैं। जब बात करते हैं टोटल, यानी कि 79,000, उसका अगर हम देखें तो 3% के आसपास, यानी कि 2,454 जो कंप्लेन ऐसी है कि संपत्ति का निरूपण किया गया है, डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। और लगभग 535 शिकायतें ऐसी मिली हैं जिसमें ऐसा कहा गया है कि 529 को तो पहले ही रिजोल्व कर दिया गया है, ठीक है ना। जो ये 535 शिकायतें किससे संबंधित हैं, तो धमकी से संबंधित हैं, ठीक है ना। तो अब ये बहुत एक अच्छी पहल है ईसीआई के द्वारा। ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा अच्छी पहल की गई, उन्होंने इस एप्लीकेशन को बनाया। अब अगर लोग ज्यादा समझदार हैं तो वो इस एप्लीकेशन का प्रयोग करेंगे ही करेंगे। अन्यथा क्या है, आपको पता है, कोई भी पार्टी की बात करें, हर पार्टी अपने अपने स्तर पर अपना पार्टी का प्रसार प्रचार करती ही है। कोई शराब बांट देते हैं, कोई पैसे दे देते हैं, कोई अन्य माध्यम का प्रयोग करते हैं। तो जो आपको शराब बांट रहे हैं, जो आपको पैसा दे रहे हैं, क्या आपको लगता है कि वो आने वाले समय में विकास करेंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आप किस मुंह से कहेंगे कि हमें विकास चाहिए, क्योंकि आपने तो पैसा ले लिया था। लेकिन जो जागरूक नागरिक हैं, उनके सामने ऐसी कोई घटना होती प्रतीत होती है तो वो शिकायत कर सकते हैं इस सी विजिल ऐप के माध्यम से। और इस ऐप के माध्यम से अगर आप शिकायत करेंगे तो आपकी इस शिकायत को बड़े ध्यान से देखा जाएगा, परखा जाएगा और बड़े ही
जल्दी जल्दी में ये निपटारा भी किया जाएगा। तो कितने केस आए थे मैंने अभी आपको बताया 79,000। इसमें से लगभग 89% ऐसे केस हैं, यानी ऐसे मुद्दे थे, ऐसी शिकायतें थी जिनका निपटारा 100 मिनट के अंदर कर दिया गया, 100 मिनट के अंदर। यानी कि ये अच्छी पहल है और इस पर ये काम भी कर रहे हैं। केवल इतना ही नहीं है कि इन्होंने बस ये बना दी लोग दिखाई के लिए, नहीं, बल्कि ये काम भी कर रहे हैं। सी विजिल ऐप चुनावी निगरानी यानी कि ऑपरेशंस एप्लीकेशन के लिए या फिर अभियान की जो अव्यवस्था होती है ना, उस अव्यवस्था को कम करने की दिशा में ये इनका एक महत्वपूर्ण प्रयास रहेगा। तो आम चुनाव 2024 की जब घोषणा हुई थी तो वहां पर कॉन्फ्रेंस में हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं श्री राजीव कुमार जी, उन्होंने कहा था कि ज्यादा से ज्यादा इस एप्लीकेशन का आप प्रयोग कीजिए। ठीक है, अगर कोई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का प्रयोग यानी कि इसका उल्लंघन करता है तो आप इस एप्लीकेशन पे रिपोर्ट कर सकते हैं, हम समाधान करेंगे। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये आग्रह किया गया था उनके द्वारा। तो आपको भी अगर ऐसा लगता है कि आपके आसपास कोई ऐसा हो रहा है, कोई पॉलिटिकल पार्टी दुरुपयोग कर रही है और ठीक है, तो आप शिकायत कर सकते हैं। चलिए जी, अब बार बार हम बात कर रहे हैं चुनावों की, तो जैसे कोई भी हम लोक चुनावों की बात करते हैं, क्या संविधान के तहत लोक चुनावों में मतदान करना एक मूल कर्तव्य है? हाँ या ना में जवाब देना है आपको, जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे। हाँ या ना में जवाब दीजिए। तो जिन्होंने ऑप्शन टिक किया होगा ना, बी ऑप्शन, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। ये लोक चुनावों में मतदान करना मूल कर्तव्य नहीं है। जब हम मूल कर्तव्यों की बात करते हैं तो मूल कर्तव्य जो है ये विचार कहां से आया हमें, यानी हमारे मूल कर्तव्य का विचार तो रूस के संविधान से ये प्रेरणा मिली है ना, रूस। और उस समय इसका नाम क्या हुआ करता था, यूएसएसआर। तो इस रूस के संविधान से प्रेरित है ये मूल कर्तव्य की अवधारणा। ठीक है जी। पहले तो ये था नहीं ऐसा कुछ, लेकिन जब 42 यानी एक सेकंड कलर चेंज कर लेते हैं, 42 जो अमेंडमेंट हुआ था यानी कि 42वां संविधान हुआ, संविधान संशोधन हुआ 1976 में। उस 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा हमारे यहाँ पर मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। और किसकी सिफारिश पर, तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पे ये मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ठीक है जी। तो इस प्रकार आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। और ये हमारे संविधान के कौन से भाग में है, आप कहेंगे भाग 4A में है ये, भाग 4A। तो पहले तो मूल कर्तव्यों की संख्या जो है वो 10 होती थी, 10, लेकिन फिर दोबारा से इसमें संशोधन हुआ और दोबारा से संशोधन करते हुए एक और जोड़ दिया गया, एक मूल कर्तव्य और जोड़ा गया। ये कब जोड़ा गया था, तो ये जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन के तहत। 2002 में हुआ था ये संविधान संशोधन। अब टोटल संख्या कितनी है मूल कर्तव्यों की, तो आप कहेंगे मूल कर्तव्यों की टोटल संख्या हो गई है अब 11। ठीक है। और ये कौन से उसके अंतर्गत आएगा, अनुच्छेद 51A और भाग 4A के अंतर्गत। आपको इस तरीके से ये याद रखना है, इसमें गलती आपकी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। जब हम इन मूल कर्तव्यों के बारे में बात कर रहे होते हैं तो मोटा मोटा अगर हम बात करें ये मूल कर्तव्य कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला जो है वो है हमारे संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज एवं राष्ट्रीय गान का आदर करें। ये तो हुआ पहला मूल कर्तव्य। दूसरा क्या है, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। तो ये है आपका दूसरा। जब हम तीसरे मूल कर्तव्य की बात करते हैं
तो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें तथा उसे अक्षुण्ण रखें। ये है आपका तीसरा। चौथा कौन सा है? तो उसमें हम लिखेंगे कि देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। ये तो हो गया आपका फोर्थ मूल कर्तव्य। पांचवा, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा व प्रदेश या वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। छठे मूल कर्तव्य के बारे में अगर कहा जाए तो हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। ये हो गए 6। सातवां मूल कर्तव्य क्या है? प्रकृति पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव आते हैं, इनकी रक्षा करें और संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के लिए दया भाव रखें। आठवां मूल कर्तव्य, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। नौवां जो है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। 10वां क्या है? व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र प्रगति की ओर बढ़ते हुए उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त किया जा सके। तो ये जो 10 है ना, ये 10 पहले जोड़े गए थे और बाद में मैंने आपको बताया जो एक संशोधन हुआ था 2002 में, उसके तहत 11वां जोड़ा गया। उसमें क्या कहा गया है? 11वें मूल कर्तव्य में 6 साल से लेकर 14 साल की आयु के बीच के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करवाना है। ठीक है, तो इस प्रकार टोटल जो अब मूल कर्तव्य हैं वो कितने हैं? तो टोटल मूल कर्तव्य अब 11 हैं। रूस के संविधान से ये प्रेरित हैं। चलिए जी, नेक्स्ट न्यूज की तरफ हम चलते हैं। शिवराज पाटिल जो सुप्रीम कोर्ट के पहले जज हुआ करते थे, उनको दसोहा जनना रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और ये साथ में किसको? इनकी पत्नी जो है अनुपमा एस पाटिल को भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो किसने सम्मानित किया था? शरणा बसवेश्वर विद्या वर्धक संघ, ये एक संघ का नाम है। तो इस संघ ने इनको सम्मानित किया है इस पुरस्कार से, फ्राइडे को। ठीक है ना? चलिए जी, और इस पुरस्कार में क्या होता है? एक कॉमोडेशन सर्टिफिकेट मिलता है, यानी कि प्रशस्ति पत्र मिलता है। प्रशस्ति यानी कि प्रशंसा पत्र। तो प्रशस्ति पत्र के साथ एक गोल्ड मेडल मिला करता है। सुप्रीम कोर्ट के ये पहले जज हुआ करते थे, पूर्व जज। ठीक है ना? तो चलिए, जैसे हम बात करते हैं, यहाँ पे मैंने शब्द यूज किया है पहले, है ना? पहले का मतलब ऐसा नहीं है कि फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट के जज हुआ करते थे, यानी पूर्व जज के रूप में इन्होंने काम किया है। अब सर्वोच्च न्यायालय के उद्घाटन से संबंधित एक क्वेश्चन है, आप बता दीजिए। मैं इतने में इस लैपटॉप को चार्ज लगा देता हूं, जल्दी से बताइए, ज्यादा आपके पास समय नहीं है, जल्दी जल्दी से बताइए। चलिए, जिन्होंने इसमें ऑप्शन टिक किया होगा 28 जनवरी 1950, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। भारत में सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ, बिल्कुल ठीक बताया है जिन्होंने डी ऑप्शन टिक किया होगा। तो आपको पता है हमारा भारत, गणतंत्र भारत कब बना था? तो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। उसी संविधान के तहत 2 दिन बाद सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई, उसका उद्घाटन हुआ, ऐसा आप कहेंगे। ठीक है ना? भारत में उच्चतम न्यायालयों में न्यायाधीश की संख्या अगर बढ़ानी हो तो क्या किया जाए? तो वो शक्ति संसद के पास है। ठीक है ना? तो संसद में निहित है वो शक्ति। अगर उच्चतम न्यायालय में यानी कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ानी है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते होते हैं, है ना? राष्ट्रपति। अगर सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग करना चाहता है तो वो किसको पत्र लिखेगा? तो भी वो राष्ट्रपति को ही पत्र लिखेगा।
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश संसद की सिफारिश यानी कि जो महाभियोग लाया जाए उस महाभियोग के बाद भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाते हैं, वैसे नहीं हटाया जा सकता। अगर ऐसा पूछ लिया जाए कि सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है तो आप कहेंगे 65 साल तक, ठीक है ना, रिटायरमेंट की उम्र होती है ये। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। और 25 जनवरी 1950 की बात की जाए तो इस दिन क्या खास हुआ था, तो इस दिन हुआ था ECI यानी कि भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। इस दिन संविधान के लागू होने से एक दिन पहले ECI की स्थापना, भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई, ठीक है। 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, तो संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। संविधान सभा की अंतिम बैठक, पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था किसको, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें क्या हुआ था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया। करते करते काफी समय चला, लगभग अगर वैसे पूछा जाता है ना संविधान सभा के कुल कितने सत्र हुए, तो हुए थे 11 सत्र। लेकिन जब वो साइन करने के लिए इकट्ठे हुए 24 जनवरी को, 24 जनवरी 1950 को, तो उस दिन को अगर मिला लिया जाए तो फिर टोटल कितने हो गए थे, 12 सत्र हो गए थे। यानी कि टोटल 12 अधिवेशन हुए संविधान सभा के। 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था संविधान बनने में, ठीक है। तो इसी संविधान सभा ने अगले दिन क्या है, ये ECI की जैसे स्थापना की हमने बात की, फिर 26 जनवरी को लागू कर दिया और 2 दिन बाद 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। इस प्रकार आपको ये बिंदु ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम, और ये न्यूज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से संबंधित है, PIB, प्रेस है ना, PIB से ली गई है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। मैटोक सेमिनार मेघायान 2024 का आयोजन किया गया। और ये जो है ये किसको ध्यान में रखते हैं, तो विश्व स्तरीय जो हमेशा एक दिन मनाया जाता है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे। तो ये तो हमेशा 23 मार्च को ही मनाया जाता है, क्योंकि इस विश्व स्तरीय संगठन की स्थापना 23 मार्च 1950 को हुई थी। उस स्थापना को ही एक याद दिलाने के लिए उसकी भूमिका क्या है, भूमिका जो है विश्व स्तर पे क्या है इसकी, इसीलिए ये मनाया जाता है, ठीक है। तो ये सिग्निफाई करता है कि एसेंशियल रोल क्या है इस हमारे मौसम विज्ञान से संबंधित क्षेत्र में, ठीक है। और जब ये 23 मार्च को मनाया गया, उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए एक सेमिनार भी आयोजित किया गया, मैटोक सेमिनार मेघायान 24 इसका नाम रखा गया। और ये किस किस के द्वारा आयोजित किया गया, तो स्कूल ऑफ नेवल ओशियोनोलॉजी एंड मेट्रोलॉजी के द्वारा और इंडियन नेवल मेट्रोलॉजिकल एनालिसिस सेंटर के द्वारा। तो इन्होंने ये दोनों ने मिलकर इस मेघायान 24 सेमिनार का आयोजन किया 28 मार्च को, यानी कि परसों इसका ये आयोजन किया था। इस सेमिनार का अगर हम आधार देखें तो जो WMO ने अपना विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाने के लिए जो थीम रखी थी, एट द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट एक्शन, उसी को आधार मानते हुए इस कार्यक्रम को संपन्न किया गया, ठीक है ना। तो ये कुछ बिंदु जो है वो आपको ध्यान में रखने हैं। यहाँ पर एडमिरल R हरि कुमार जो हैं उन्होंने शुरुआत की वर्चुअल मोड में। तो यहाँ से नॉर्मल क्वेश्चन भी बनता है, तो वर्तमान में हमारे चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है, तो एडमिरल R हरि कुमार। तो ये बिंदु जो है वो आपको ध्यान में रखने हैं, इसमें गलती बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बाकी तो न्यूज है, आप पढ़ सकते हैं इसको डिटेल में भी। और इस अवसर पर एक इंदिरा नाम की एक एप्लीकेशन जो है वो भी लॉन्च की गई, ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशन इंदिरा। ये देखिए ऊपर लिखा हुआ ना इंदिरा यहाँ, और ये सभी ऑफिसर्स खड़े हैं। और इंदिरा की अगर फुल फॉर्म देखें,
इंडियन नेवल डायनेमिक रिसोर्स फॉर वेदर एनालिसिस। तो नाम में भी क्या है, वैसे तो ये हमारा हिंदी भाषा का नाम है, संस्कृत से उद्भव हुआ इसका, लेकिन इसकी भी फुल फॉर्म बना के देखो कितना प्यारा लग रहा है ना। तो ये एप्लीकेशन जो है, इस एप्लीकेशन का भी अनावरण किया गया इस कार्यक्रम के दौरान। ठीक है, अब थोड़ा सा आप बताने का प्रयास करेंगे इस विश्व मौसम विज्ञान संगठन के बारे में, यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताइए जरा, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में WMO कहते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? WMO का मुख्यालय, तो जिन्होंने इसमें ऑप्शन टिक किया होगा, ऑप्शन बी उनका बिल्कुल ठीक रहेगा, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO, ये एक UN की एजेंसी है। UN जिसे हम संयुक्त राष्ट्र कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशंस। तो संयुक्त राष्ट्र की ये एक विशेष एजेंसी है जिसका कार्य किस क्षेत्र में है? मौसम विज्ञान से संबंधित है। इसकी स्थापना 1950 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो नाम आता है गेरहोल्ड एड्रियन, ये इसके वर्तमान के अध्यक्ष हैं। जब हम यूएन की बात करते हैं तो यूएन का मुख्यालय है वो कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। ठीक है ना, इस प्रकार आपको ये गलत नहीं करना है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है? वायुमंडलीय विज्ञान के बारे में रिसर्च करना और जानकारी हासिल करना। वायुमंडलीय विज्ञान की बात की जाए या फिर जलवायु विज्ञान के बारे में, जल विज्ञान के बारे में, और भूमि से संबंधित जो भौतिकी है उससे संबंधित है ना, तो इनसे संबंधित जो क्षेत्र सारे बनते हैं वहां पे रिसर्च करना और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसका बढ़ावा जो करने का काम करता है वो यही संगठन करता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार आपको ये ध्यान रखना है और गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। इसकी स्थापना जैसे मैंने आपको बता ही दिया 23 मार्च को हुई थी विश्व स्तर पे, और 23 मार्च को ये विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो इसी कार्यक्रम को बढ़ाते हुए इस सेमिनार का आयोजन किया गया जिसकी न्यूज हमने देखी। ठीक है ना, तो चलो जी अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। और बैंक अकाउंट कैन नॉट बी फ्रोजन अंडर UAPA without satisfaction that fund are being used for band outfit। मद्रास हाई कोर्ट ने एक निर्देश जारी किया है। उन्होंने कहा है कि किसी के भी बैंक अकाउंट को यूं ही UAPA इस एक्ट के आधार पे फ्रीज नहीं किया जा सकता। कब तक नहीं कर सकते फ्रीज? जब तक ये कंफर्म ना हो जाए कि उस बैंक अकाउंट का संबंध ऐसे संस्थानों से है जिनको भारत में बैन कर दिया गया है। ठीक है ना, जब तक ये कंफर्म नहीं होता तब तक आप किसी के अकाउंट को बैन नहीं कर सकते। ठीक है, और UAPA का मतलब तो आपको पता ही है, ये एक ऐसा एक्ट है जिसका मुख्य जो काम है वो क्या है? आतंकवाद से निपटना है। ठीक है, थोड़ी सी बात करेंगे इसके बारे में। इसकी फुल फॉर्म क्या है? अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंटेशन एक्ट। तो इस एक्ट के तहत आप ऐसा नहीं कर सकते। तो इन्होंने केंद्र सरकार को कहा है पहले आप इस बात के लिए संतुष्ट हो जाइए कि वास्तव में जो आपने ये कदम उठाना है तो संबंध भी क्या है? दिखने चाहिए उस बैंक अकाउंट का उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, यानी कि किसी भी आतंकवादी संगठन के साथ जिसे हमने बैन कर दिया है उसको अगर पैसा पहुंचा रहा है कोई तो आप कर सकते हैं। और ये जो निर्णय था वो किसके लिए, किस समय दिया है इन्होंने? सुप्रीम मतलब हाई कोर्ट ने। तो एक बेंच बैठी थी MS रमेश और सुंदर मोहन से संबंधित है ना, तो इन दोनों की बेंच ने ये निर्णय लिया। और ये किस समय की बात है? तो एक चेन्नई बेस्ड तमिलनाडु डेवलपमेंट फाउंडेशन ट्रस्ट है, उस पर ये आरोप लगा था, यानी कि उसके संदेह के आधार पे ये लगा दिया गया था। उस पर ये संदेह, यानी उस पर ये संदेह के आधार पे आरोप लगाया था कि ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के साथ इनके संबंध हैं। और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ये तो बैन किया गया है भारत में,
है ना, बैन किया गया है, इसके साथ इसके संबंध है, इसीलिए इस पे यूएपीए लगा दिया गया। लेकिन जब इन दोनों की बेंच ने ये निर्णय लिया कि वास्तव में आप कंफर्म कीजिए कि है या नहीं संबंध, अगर संबंध है फिर तो हम बैन करें, वरना अन्यथा आप अपने तरीके से नहीं कि किसी को भी आप नीचा दिखाएं। सोच सकते हैं ना आप भी कैसे। तो गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम इसका हिंदी में नाम है। इस अधिनियम के बारे में अगर कहा जाए तो ये किस वर्ष पारित किया गया था आपको बताना है। यूएपीए है ना, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, ये लाया गया था 1967 में। 1967 में लाया गया। जैसे हम भारत की बात करते हैं, भारत जिस तरीके से आजाद हुआ और फिर बहुत सारे हमारे यहाँ पर कानून थे, लेकिन कुछ कमियां भी रही, है ना। जैसे हम हमारी बात करते हैं इंडियन पेनल कोड की, आईपीसी की धाराएं जो हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे थे जिन पे हमें और भी काम करना था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारतीय संसद ने 1967 में यूएपीए को बनाया। हालांकि ऐसा नहीं है कि एज इट इज बना रहा, इसमें बहुत सारे संशोधन भी हुए। इसमें पहला संशोधन हुआ था 2004 में, उसके बाद में 2008 में भी संशोधन हुआ, 2012 में भी संशोधन हुआ और 2019 में भी इसमें संशोधन हुआ। 2019 में जो संशोधन हुआ था ना, इस संशोधन के बाद यह कानून बहुत ही कठोर बन गया। ठीक है, यह कानून कठोर बन गया, यानी कि इसमें प्रावधान बहुत कड़े कर दिए गए, जिसके बाद से यह सवालों के कटघरे में भी रहा कि ऐसा क्यों। क्योंकि कुछ जो लोग हैं इसके समर्थन में रहे, जैसे विपक्षी दलों की बात करते हैं, और जो मानवाधिकारों से संबंधित जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने तो इस बात का विरोध किया। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और ये जो सरकार है वो इसके समर्थन में रही और कुछ अन्य भी इसके समर्थन में रहे। तो ऐसा क्या हो गया कि जो विपक्ष है या मानवाधिकार के कार्यकर्ता हैं वो इस पर सवाल उठाने लगे। तो इसमें यह कहा गया कि एक व्यक्ति विशेष को भी अब आतंकवादी घोषित किया जा सकता है संदेह के आधार पे। पहले तो ऐसा तो होता था ना कि संस्था होती थी या कोई संगठन होता था, उसकी गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए उसे कह देते थे कि ये अब बैन किया जाता है भारत में, और इससे संबंधित कोई भी अगर काम करता मिला तो उसको सजा दी जाएगी। लेकिन अब 2019 में थोड़ा और कड़ा कर दिया गया इसको कि एक व्यक्ति विशेष को भी इसमें क्या है, सजा दी जा सकती है, संदेह के आधार पे इसको आतंकवादी घोषित किया जा सकता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार के जो पॉइंट बनते हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, चलो जी। अब जो क्या बोलते हैं, जिन्होंने समर्थन किया, जो ये लेकर आए, उनका क्या बोलना था। उनका कहना था कि पहले तो ऐसा होता था कि हम किसी भी संस्था को या फिर संगठन को एक इलीगल मानते हुए उसे बैन करवा देते थे। बैन करवाने के बाद भी उस संगठन के जो काम करने वाले लोग थे वो तो भाग जाते थे, और भागने के बाद क्या था, वो दूसरे संगठनों से जुड़ जाते थे। फिर वो दूसरे संगठनों के साथ काम करते हुए एक दोबारा से नई टीम शुरू करते थे और फिर दोबारा से भारत के खिलाफ गतिविधियां शुरू करते थे। लेकिन उन्हीं लोगों को जो संगठन के बैन करने के बावजूद भी बच जाते हैं, उन पर लगाम लगाने के लिए ये जरूरी है कि व्यक्तिगत भी हम निर्णय ले सकते हैं कि एक व्यक्ति भी आतंकवादी है या नहीं। ठीक है ना। तो ये गौर करने मतलब बात है। तो और भी इसका क्या है, एक फैक्टर है कि इसमें अगर किसी व्यक्ति पर संदेह हो गया तो संदेह के आधार पे उसको पकड़ लिया गया और यूएपीए लगा दिया गया। इसके लिए उस व्यक्ति का किसी आतंकवादी संगठन से सीधा संबंध दिखाना जरूरी भी नहीं है। ये कितनी बड़ी बात है ना। ऐसे तो इसका दुरुपयोग भी हो सकता है। हालांकि अगर जिस व्यक्ति पर ये संदेह के आधार पे ये लगा है, ठप्पा लग गया कि वो आतंकवादी है, तो वो ठप्पा हटवाने के लिए पुनर्विचार समिति के पास जाएगा,
उसके पास आवेदन करेगा, अपील करेगा, और कहीं बाद में जाकर वो अदालत में अपनी अपील कर सकता है कि मैं आतंकवादी नहीं हूं, मेरा तो कोई लेना देना ही नहीं है। और वैसे भी मैंने अभी आपको बताया कि व्यक्ति का आतंकवादी संगठन के साथ सीधा संबंध जाहिर करना ये जरूरी नहीं है, ठीक है ना, उसको वैसे ही लगाया जा सकता है ये। चलो जी, तो इस प्रकार ये बिंदु जो है आपको ध्यान में रखने हैं। कुछ एक्टिविस्ट समूह भी जो है ना वो ये कहते हैं कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत मिले अधिकारों का ये हनन करती है, ठीक है। जो विरोध करते हैं वो इस बात के बारे में कहते हैं, ठीक है जी। इस प्रकार कुछ बिंदु जो हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं। अगर थोड़ा और भी बताया जाए यूएपीए के बारे में, तो इसका एक सेक्शन है 43D 43D(2). इसके तहत पुलिस अगर किसी व्यक्ति को पकड़ लेती है यूएपीए के आधार पे, यानी कि संदेह के आधार पे कि वो आतंकवादी है, तो इस 43D(2) के आधार पे पुलिस के पास ये मतलब क्या है, पावर है कि वो हिरासत के समय को दुगना कर सकती है। यानी कि उस व्यक्ति को हिरासत में लिया गया, हिरासत के समय को दोगुना कर सकती है, ये बड़ी बात है ना। इसके तहत 30 दिन की पुलिस हिरासत मिल सकती है। वहीं अगर हम न्यायिक हिरासत की बात की जाए तो वो 90 दिन तक हो सकती है, ठीक है। लेकिन जब अन्य कानूनों के अनुसार से हम हिरासत की बात देखते हैं तो वो तो 60 दिन की होती है। और यूएपीए कानून के तहत अगर किसी पर केस दर्ज हो गया तो उसे अग्रिम जमानत नहीं मिलेगी, ठीक है ना। अग्रिम जमानत का इसमें प्रावधान नहीं है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। 44% ऑफ सिटिंग एमपीज फेस क्रिमिनल चार्जेस, 5% आर बिलियनरीज। यानी कि जो एक सर्वे हुआ है, जिस सर्वे किसने किया है, एडीआर ने ये पता किया है एक सर्वे के आधार पे कि जो भी हमारे वर्तमान के 44% एमपी हैं उन पर क्या है, क्रिमिनल एक आपराधिक आरोप लगे हैं, और 5% ऐसे एमपी हैं जो बिलियनरीज हैं, जिनके पास बिलियन में पैसा है, करोड़पति हैं। तो मोर देन 50% ऑफ एमपीज फ्रॉम उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, इनके सामने ये जो है चार्जेस लगे हुए हैं। तो आपको ये बिंदु जो है वो ध्यान में रखने हैं। अभी 514 सीटिंग जो है ना लोकसभा के एमपीज की, उनमें से ये एनालिसिस किया गया है, यानी कि 225 जो हैं 44% बनाए तो 225 एमपीज बनेंगे। तो ये डिक्लेयर किया गया है कि उन पर क्रिमिनल केसेस हैं, ठीक है। और ये एडीआर है क्या, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, तो इसकी फुल फॉर्म है, इन्होंने ये किया है। 5% बिलियनरीज हैं जिनके पास 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। अब जिनके पास इतने मतलब इतने संपत्ति हो, क्या एक सोचने वाली बात है, क्या वो गरीब से गरीब व्यक्ति तक कैसे सुविधा पहुंचे, इसके बारे में वो सोच सकते हैं, है ना। उसके लिए तो हमें एक वास्तविक धरातल पर काम भी करना होता है, और धरातल पे हम मिले। कई तो नेता ऐसे होते हैं जो इलेक्शन के समय तो हाथ जोड़कर आते हैं, लेकिन जब इलेक्शन हो जाते हैं, जीत जाते हैं, उसके बाद 5 साल तक तो वो अपनी शक्ल भी नहीं दिखाते हैं। तो ऐसे भी नमूने हमारे इस समाज में हैं, और वो डिपेंड करता है कि हम किस आधार पे उनको चुन रहे हैं, हमने चुनने के लिए क्या सोचा, ठीक है ना। क्या हमने पैसा देकर वोट दिया था क्या। वही बात जैसे हमने फर्स्ट न्यूज में ही कवर किया था, एक ऐप लॉन्च की गई है ईसीआई के द्वारा। अगर कोई शराब देता पकड़ा गया, कोई पैसे देता पकड़ा गया, या फिर कोई धमकी देता पकड़ा जाता है, कोई पार्टी का नेता या कुछ भी पार्टी के कार्यकर्ता, तो आप उस एप्लीकेशन पे ये भेजिए, रिपोर्ट भेजिए कि ऐसा हो रहा है, तो वो संज्ञान लिया जाएगा, उस निपटारा किया जाएगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ये समझने वाली बात भी है। चलिए जी, ठीक है ना। चलो, अब यहाँ पे चलो एक पॉइंट बच गया है। टोटल
44% पे तो ये आपराधिक मामले घोषित किए गए हैं, लेकिन आपराधिक आरोप जिन पे लगे हैं यानी कि 44%, उनमें से भी 20% जो हैं वो गंभीर सीरियस क्रिमिनल केसेस का सामना कर रहे हैं। जैसे कि हत्या की बात करें, मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर यानी कि हत्या का प्रयास किया गया, प्रोमोटिंग कम्युनल डिसहार्मोनी यानी कि सांप्रदायिक विमर्श को बढ़ावा देने वाली बात हो, या फिर किडनैपिंग से संबंधित, या क्राइम अगेंस्ट वुमेन, महिलाओं के खिलाफ अपराध के आरोप शामिल हैं। अब निर्णय आपको करना है, क्या वास्तव में ऐसे लोगों को हमें राजनीति में जाने देना चाहिए या फिर कोई पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति को, यानी कि अगर शिक्षक राजनीति में आता है तो ऐसी तो कोई बात ही नहीं। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जल्दी जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे। जिन्होंने इसमें ऑप्शन टिक किया होगा, ऑप्शन ए उनका बिल्कुल ठीक रहेगा, बहुत ही बढ़िया है। जीवी मावलंकर जो है वो पहले लोकसभा के अध्यक्ष रहे। तो जब बात करते हैं मीरा कुमार के बारे में, श्रीमती मीरा कुमार, कुमार इनके पति का सरनेम था, इसलिए इनको श्रीमती मीरा कुमार कहा जाता है। और ये लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष। ठीक है, तो इस प्रकार ये बिंदु ध्यान में रखने हैं। अगर वैसे पॉइंट पूछ लिया जाए, लोकसभा के प्रथम जनजातीय अध्यक्ष कौन थे? जनजातीय अध्यक्ष, तो नाम आता है पी.ए. संगमा। और वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रही है, यानी कि 17वीं, है ना। अब 18वीं लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, चुनाव घोषित भी कर दिए, मतलब चुनाव का जो टाइम टेबल है वो जारी भी कर दिया है ईसीआई ने। और वर्तमान में यानी कि जो 17वीं लोकसभा चल रही है उसके कौन से हैं? ओम बिरला है, ठीक है। और सुमित्रा महाजन जो है ये भी हमारे लोकसभा की अध्यक्ष रही थी। इस प्रकार ये कुछ बिंदु जो हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताने का प्रयास करेंगे। आपातकाल की घोषणा के दौरान लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय तक बढ़ाया जा सकता है, ये आपको बताना है। कितने टाइम तक बढ़ाया जा सकता है, जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे। तो जिन्होंने लिखा होगा ना 1 वर्ष, उनका बिल्कुल ठीक है। जब आपातकाल की स्थिति पैदा हो जाए तब लोकसभा का कार्यकाल 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है। आपातकाल की घोषणा करने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है ना। एक तो होता है राष्ट्रीय आपातकाल, यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर कोई ऐसी विपदा आन पड़ी, ठीक है, अंतर्द्वंद, अंतर युद्ध हो जाए, आंतरिक युद्ध, तो फिर राष्ट्रपति ये कर सकते हैं। और किसके तहत है? तो 352 राज्यों में आपातकाल 356 के तहत किया जाता है, राष्ट्रपति के पास पावर है। 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। भारत का राष्ट्रपति भारतीय गणतंत्र का प्रमुख होता है। और वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे। इसमें 17वीं लोकसभा में गुजरात में कितने लोकसभा क्षेत्र हैं? 17वीं, जल्दी से बता दीजिए, इसमें कौन सा ठीक रहेगा? जिन्होंने गुजरात की बात है ना, गुजरात में 26, जिन्होंने बी ऑप्शन टिक किया होगा उनका बिल्कुल ठीक रहेगा, 26। तो गुजरात की बात की जाए तो ये तो हमारे भारत के पश्चिम में पड़ता है ना, पश्चिम भारतीय राज्य है, पश्चिम में। जब 17वीं लोकसभा के चुनाव हुए थे, उन चुनावों में 26 की 26 सीटें बीजेपी ने जीती थी। यहां पर अप्रैल 2019 में ये आम चुनाव हुए 17वीं लोकसभा के लिए, और 17वीं लोकसभा का गठन मई 2019 में हुआ, मई 2019 में, ठीक है। अब नया जो जारी किया जा चुका है ईसीआई के द्वारा टाइम टेबल, ठीक है ना।
तो ये जो लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं 2024 के लिए, ये कौन से के लिए रहेंगे? तो ये रहेंगे आपके 18वीं लोकसभा के लिए। अब 18वीं लोकसभा का सत्र शुरू होगा जब इलेक्शन हो जाएंगे सारे के सारे। 19 अप्रैल 2024 से लेकर 1 जून 2024 तक चलेंगे और फिर 4 जून 2024 को ये फाइनल रिजल्ट आ जाएगा और बाद में फिर 18वीं लोकसभा का गठन हो जाएगा। फिर वहां पर देखते हैं कौन लोकसभा के अध्यक्ष बनते हैं और बाकी क्या क्या हमें नया देखने को उसमें मिलता है। ठीक है ना? तो प्रत्येक राज्य के लिए लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या राज्य की जनसंख्या के आधार पे निर्धारित की जाती है। यानी कि मान के चलो आप हरियाणा के एग्जाम्पल ले लीजिए, तो हरियाणा में लोकसभा की सीटें कितनी होंगी, ये किस आधार पे निर्णय लिया जाता है? तो वहां उस राज्य में जनसंख्या कितनी है, तो जनसंख्या के अनुपात के आधार पे देखा जाता है कि वहां पर हम कितनी सीटें रखें। ठीक है ना? तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था गुजरात में कितनी है, 26 17वीं के लिए। अब 18वीं के लिए हम देखेंगे कितनी सीटें कौन जीतता है, वो तो आपको पता लग ही जाएगा ना। चलो जी, एक क्वेश्चन और बता दीजिए, भारत के पहले आम चुनाव के बाद पहली लोकसभा का गठन कब हुआ था? पहले आम चुनाव के बाद पहली लोकसभा का गठन कब हुआ? जल्दी से बताएं। जिन्होंने इसमें ऑप्शन टिक किया होगा 17 मई 1952, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। ये पहले आम चुनावों की जब बात करते हैं तो 25 अक्टूबर 1951 को इलेक्शन शुरू हुए और ये इलेक्शन 21 फरवरी 1952 तक चले। यानी कि 1951 के अक्टूबर महीने से लेकर 1952 के फरवरी तक ये इलेक्शन संपन्न हुए। फिर 17 अप्रैल 1952 को लोकसभा का गठन हो गया, लोकसभा का गठन हुआ। अब इस लोकसभा का गठन हुआ और इसका प्रथम सत्र यानी कि पहली लोकसभा का प्रथम सत्र 13 मई 1952 को शुरू हुआ। ठीक है? अब इस पहली लोकसभा में किसे अध्यक्ष बनाया गया था? अभी मैंने आपसे पहला ही क्वेश्चन पूछा था कि अध्यक्ष कौन बने पहले उसमें, तो नाम क्या था? जी बी मावलंकर। ठीक है ना? इन्हीं को लोकसभा का जनक कहा जाता है। चलो थोड़ा सा इनके बारे में भी बात कर लेते हैं। लोकसभा का जनक अगर पूछा जाए तो किसका नाम आएगा? जीवी मावलंकर। ये पहली लोकसभा के अध्यक्ष रहे थे, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष। इन्होंने कब से कब तक अपना कार्यभार संभाला? 15 मई 1952 से लेकर 27 फरवरी 1956 तक ये अध्यक्ष के रूप में रहे। ठीक है? अध्यक्ष के रूप में। और जब पहली लोकसभा के बारे में बात करते हैं तो उसमें उपाध्यक्ष कौन थे, ये आपके लिए क्वेश्चन है। ठीक है? अगर इसके बारे में आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना इसका जवाब आपको अपने ऑफिशियल चैनल की कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएगा। ये क्वेश्चन आपको कम्युनिटी पोस्ट में भी डाल दिया जाएगा। ठीक है? और जब आप इसका जवाब देंगे तो उसकी एक्सप्लेनेशन देख लेना, उस एक्सप्लेनेशन में आपको ये डाल देंगे। ठीक है? क्वेश्चन इसका जवाब क्या है, तो इसका उपाध्यक्ष भी आप बता दीजिए। ठीक है? चलो, लोकसभा का कार्यकाल वैसे कितने समय तक होता है? तो वैसे 5 साल के लिए होता है ना? और ये हमारा जो सदन का संसद का निम्न सदन है, निम्न सदन। ठीक है? इस प्रकार ये कुछ बिंदु जो हैं वो हमने इस न्यूज से संबंधित कवर किए, जो आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है जी? बाकी ज्यादा आवश्यकता है नहीं, इतना काफी है। चलो जी, आज के लिए इतना ही रखते हैं हम। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। अपने इस चैनल का नाम है एडुरोही ऑफिशियल। एक चैनल अपना और भी है जिसका नाम है एडुरोही ऑफिशियल शॉर्ट्स। तो दो अपने YouTube चैनल हैं, दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको डेली ये करंट अफेयर से संबंधित क्लास मिलती रहेगी। और आपको पता है कोई भी न्यूज
जब हम कवर करते हैं तो कवर करने के बाद कोई भी ऐसा मुद्दा उठता है तो उस मुद्दे से संबंधित कोई भी एक क्वेश्चन आप रैंडमली उठाकर आपसे पूछ लेते हैं, है ना। या फिर इतिहास में क्या बीतता है इससे संबंधित तो वो आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। इससे आपकी तैयारी भी बेहतरीन बनी रहती है, आपको उस ठीक है से संबंधित जानकारी भी पता लगती रहती है। एडुरोही 24 जब आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पे तो टेलीग्राम पे अपनी प्रोफाइल आपको दिख जाएगी, वहां टेलीग्राम पे आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगी। डेली आपको वहां पर पीडीएफ मिलती ही मिलती है बिल्कुल फ्री। आप हमें एडुरोही 24 सर्च करते हुए ट्विटर एक्स पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और व्हाट्सएप चैनल भी आपने बनाया हुआ है। और इस व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको अपने एडुरोही ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के मेन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप सर्च कर सकते हैं। तो ठीक है जी, आज की कहानी यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको आनंद आया होगा। यूं ही पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खेलते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।